मैं चंचल कुमार शर्मा अपने एक नए वीडियो के साथ इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा लेसन नंबर 3 विद्युत रसायन अभी प्रोग्रेस पे है। इसके हमने 5 वीडियोस देख लिए हैं। आज हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट इक्वेशन या नेक्स्ट समीकरण। ये समीकरण पढ़ेंगे। इसमें इस समीकरण का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब अपन इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, ये नेक्स्ट जो समीकरण है, इस समीकरण का उपयोग किसी सेल के मानक सेल विभव ज्ञात करने में, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में, मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने में आदि में ये समीकरण काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की व्युत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या समीकरण है और इसका डेरिवेशन किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, इस समीकरण की उत्पत्ति ऊष्मागतिकी की समीकरण जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट प्लस आर टी नेचुरल ऑफ के से की जाती है। इस समीकरण से हम इसकी उत्पत्ति करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन की। ऊष्मागतिकी के बारे में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 6 थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी। उस चैप्टर में एक इक्वेशन आती है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। तो ये इक्वेशन वहां आपने पढ़ी है। इसी इक्वेशन की सहायता से नेक्स्ट समीकरण की व्युत्पत्ति की जाती है। किस प्रकार से की जाती है तो देखिए, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के। अपने पास ये जो समीकरण है, इस समीकरण में हम डेल्टा जी का मान रखते हैं और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी है गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और डेल्टा जी गिब्स ऊर्जा परिवर्तन और डेल्टा जी सुपरस्क्रिप्ट है मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। आर गैस स्थिरांक है और टी टेम्परेचर है और ये साम्य स्थिरांक है के। तो इस प्रकार से हमारे पास डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई भी होता है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, ये किस प्रकार से आया है। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है। एन है ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जाते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ, तो वहां एन का मान 2 आ जाता है। एफ है फैराडे संख्या, वो भी आपको बताई जाएगी। और यहाँ ई है वो सेल विभव है। तो इस प्रकार से गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान इस समीकरण से भी ज्ञात किया जा सकता है। ये भी बताया जाएगा आपको कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई किस प्रकार से आया है। अब आगे देखिए, डेल्टा जी का मान, अपने पास जो डेल्टा जी का मान है, इस मान को अगर आप इसको समीकरण 1 दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। समीकरण 1 में रखने पर का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई बराबर माइनस एन एफ ई। अगर यहां सुपरस्क्रिप्ट लगा दें तो यहां भी सुपरस्क्रिप्ट आ जाता है, तो अगर यहां सुपरस्क्रिप्ट है तो इसमें यहां भी सुपरस्क्रिप्ट आएगा, प्लस आर टी नेचुरल लॉग की। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन एफ ई बराबर एन एफ ई सुपरस्क्रिप्ट माइनस आर टी नेचुरल लॉग की। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाती है। समीकरण नंबर 2 आ जाती है। अब इस समीकरण में क्या करते हैं, इस समीकरण में एन एफ का भाग देते हैं। एन एफ का भाग देने पर, इस समीकरण में एन एफ का भाग देते हैं तो एन एफ का भाग देंगे तो पूरी इक्वेशन में एन एफ का भाग देने पर हमारे पास क्या आ जाता है, एन एफ ई बटा एन एफ, एन एफ ई बटा एन एफ बराबर एन एफ ई सुपरस्क्रिप्ट बटा एन एफ माइनस आर टी बटा एन एफ नेचुरल लॉग के। ये आ जाता है हमारे पास इस इक्वेशन में यदि हम एन एफ का भाग दे देते हैं। अब एन एफ का भाग देने पर हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में एन एफ से एन एफ कट जाएगा, यहां भी एन एफ से एन एफ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट, ई बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट माइनस आर टी बटे एन एफ, आर टी बटे एन एफ नेचुरल लॉग के। ये आ जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने लोग के बारे में पढ़ा है 11th क्लास में, अगर आपने लोग के बारे में पढ़ा है तो ये जो लोग है हमारे पास, इसके बराबर होता है लोग बेस 10। लेकिन यहां क्या लगाना पड़ेगा, यहां हमें लगाना पड़ेगा 2.303, यानी इसके बराबर ये होता है। यहाँ ये आधार 10 है और यहाँ आधार ई होती है। कहने का मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक ही बात है, जब बेस ई हो तो उसको ln लिखा जाता है और इसके बराबर क्या है, ये है। तो हम इसकी जगह अगर हम इसको रख देते हैं, यानी इसके बराबर हम ये लेते हैं, तो क्या आता है, तो देखिए ई बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट माइनस 2.303 हमने लगा दिया है। कहां से आया, क्योंकि इसके बराबर ये होता है, बटे एन एफ लॉग बेस 10 की। अब हमारे पास ये समीकरण तैयार हो जाती है। अब यदि आर और टी का मान और एफ का मान और रख दिया जाए, आर टी और एफ, आर का मान गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी का मान 298 केल्विन। देखिए वैल्यूज लिख देता हूं मैं, आर बराबर 8.314 गैस स्थिरांक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, टी बराबर 298 मानक अवस्था में है, और एफ बराबर
होता है 96,500 कूलाम। आवेश है ये 1 फैराडे आवेश बराबर 96,500 कूलाम। तो ये हम रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, तो ई सुपर स्क्रिप्ट माइनस आप आर टी और एफ की जगह ये मान रखो, उसके बाद गुणा कर लेना। हमारे पास आ जाता है 0.0591। एन की जगह हमने कुछ भी नहीं रखा है तो आ जाता है एन log बेस 10 और के। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारे पास ये नैनसेट इक्वेशन आ जाती है। ये भी नैनसेट इक्वेशन है और ये भी वही नैनसेट इक्वेशन ही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये भी वही इक्वेशन है, आगे केवल हमने इसको बढ़ा के लिखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नैनसेट समीकरण की उत्पत्ति ऊष्मागतिकी की समीकरण से की जाती है। ये ऊष्मागतिकी की समीकरण जिसमें मानक गैस ऊर्जा परिवर्तन और मानक गैस ऊर्जा परिवर्तन है। डेल्टा जी बराबर माइनस NFE होता है। अभी तो केवल आप यहाँ ये ध्यान ही रखो, बाकी आपको बताया जाएगा ये किस प्रकार से आया है अगले वीडियो में। तो डेल्टा जी बराबर ये आया, इसमें हमने डेल्टा जी का मान यहाँ रख दिया है। इसके बाद माइनस को हमने यहाँ कॉमन ले लिया है, या साइन हमने चेंज कर दिए हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। समीकरण 2 आगे इसमें NF का भाग हमने दे दिया है। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, NF से NF कैंसिल हो जाता है, ये इक्वेशन तैयार हो जाती है। ln के बजाय हमने ये लिखा है तो इसके बराबर 2.303 log बेस 10, ये बेस ई होता है, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद आर पी और एफ, आर का मान, टी का मान और एफ का मान क्या है यहाँ वो हमने लगाया है। मानक प्रस्तुति होने के कारण ये का टेम्परेचर 298 केल्विन है। आर का मान, गैसीय स्थिरांक का मान 8.314 जूल केल्विन मोलिनस होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम आवेश होता है। वो सब मान जब हम लगा देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक नैनसेट समीकरण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने नैनसेट समीकरण देखी है। अब हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैनसेट समीकरण लिखते हैं, उसके बाद सेल विभव के लिए नैनसेट समीकरण लिखते हैं, और इस नैनसेट समीकरण से फिर आगे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, इसमें आपको लॉग के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। लॉग के क्वेश्चंस किस प्रकार सोल्व करते हैं, लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप उनको हल करोगे। अभी तो देखिए आपके पास लास्ट इक्वेशन ये आ जाती है, ठीक है। और अब हम इससे इलेक्ट्रोड विभव के लिए नैनसेट समीकरण अगर लिखना चाहें, किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसेट समीकरण लिखना चाहें तो कैसे आएगी। तो देखिए, इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसेट समीकरण कैसे लिखेंगे। जैसे हम ये एक नैनसेट इक्वेशन का ढांचा है, उसी को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। जैसे E, अब इलेक्ट्रोड विभव, अब चेन विभव काम में लिए जाते हैं। M N प्लस ऑब्लिक M बराबर E सुपर स्क्रिप्ट M N आयन M माइनस 0.0591 बटे N log स्थिरांक यहां लिखते हैं K, और अपनी जो इक्वेशन है उसमें अपचयन विभव की जो समीकरण है उसमें इस प्रकार से ये आएगा, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो इस प्रकार से इसमें ये देखते हैं आगे वाली जो रिएक्शन है उसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि साम्य स्थिरांक K बराबर क्या होता है, K बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता का अनुपात, यही होता है। तो यहाँ प्रोडक्ट मेटल और नीचे क्या है, मेटल आयन, नीचे क्या है
मेटल आयन। तो इस प्रकार से साम्य स्थिरांक बराबर उत्पाद की सांद्रता बटे क्रिया कारक की सांद्रता। अब ठोस अवस्था में मेटल की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल टू क्या है 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है इस बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट -0.0591 बटे n log 1 बटा मेटल आयन की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण आ जाती है। ये हमने इक्वेशन लिखी है इलेक्ट्रोड विभव के लिए, तो इलेक्ट्रोड विभव का इंडिकेशन आ गया। और ये क्या आया के का मान, क्योंकि के बराबर क्या है स्थिरांक, और स्थिरांक बराबर यहाँ उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता का अनुपात आ गया। तो वो के की जगह हमने ये रख दिया अपना लोग ऐसे कैसे है ही आधार 10 है, साधारण लघु गुणक है। इस प्रकार से ठोस अवस्था में इसकी सांद्रता 1 मानी जाती है, यानी इसके बराबर 1 है, तो इसकी जगह 1 आ गया। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट इक्वेशन आ जाती है। अब इसी प्रकार से हम जिंक के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण लिखते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण भी लिखते हैं। तो देखिए जिंक के इलेक्ट्रोड विभव हेतु क्या आ जाएगी ई Zn प्लस टू Zn, क्योंकि जिंक में वहां 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, Zn प्लस टू Zn माइनस 0.0591। अब n नहीं लिखेंगे, अब 2 लिखेंगे, क्योंकि n का मतलब है ट्रांसफर होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक परमाणु Zn प्लस टू, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो n का मान कितना आ गया 2 log 1 बटा मेटल आयन। तो मेटल आयन कौन सा है जिंक आयन, तो Zn प्लस टू आयन की सांद्रता। तो ये जिंक के इलेक्ट्रोड विभव हेतु समीकरण आ गई है। ऐसे ही कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव हेतु यदि समीकरण देखें तो उसमें क्या आ जाएगा, जिंक की जगह क्या आ जाएगा कॉपर। तो क्या आ जाएगा Cu के लिए, तो ई Cu प्लस टू Cu बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट Cu प्लस टू Cu माइनस 0.0591 बटा 2 log 1 बटा Cu प्लस टू आयन की कंसंट्रेशन। तो ये कॉपर के लिए आ गई है नैनसट समीकरण, ये जिंक के लिए आई है, और ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नैनसट समीकरण आई है। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए नैनसट इक्वेशन का। आगे और भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण आई है। और अब हम लेते हैं सेल विभव के लिए या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नैनसट समीकरण। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नैनसट समीकरण क्या आ जाएगी वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। बराबर माइनस एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ H2। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो n का मान यानी n बराबर यहाँ कितना आ गया 1 log 1 बटा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण आ जाती है। हमें पता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान कितना होता है 0। इसका मान हम पहले ही पढ़ चुके हैं कितना है, तो यहाँ हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए जिंक के इलेक्ट्रोड विभव के नैनसट समीकरण देख लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड विभव हेतु नैनसट समीकरण देख ली है। अब हम डैनियल सेल के सेल विभव हेतु अगर नैनसट समीकरण देखें तो उसको किस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से उसका डेरिवेशन करेंगे, तो वो भी देख लीजिए आप एक बार।
डैनियल सेल के सेल विभव हेतु नैनसार्ट समीकरण, नैन्स इक्वेशन है अपनी ये किसके लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, किसका, डैनियल सेल का। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई सेल बराबर क्या होता है, ये हमने पढ़ा है पहले। ई सेल बराबर होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं डैनियल सेल के संदर्भ में। तो डैनियल सेल में कैथोड क्या आता है, कॉपर, और एनोड किसका है, जिंक का। तो ये आ जाता है ई सेल बराबर, अब देखिए कॉपर के लिए और जिंक के लिए हमने नैनसार्ट समीकरण देखी है अभी, तो उनके मान यहां लिख देते हैं। तो हम उसके मान यहां लिखेंगे तो क्या आएगा, ई सुपरस्क्रिप्ट Cu प्लस टू Cu माइनस 0.0591 बटा कॉपर आयन, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 log 1 बटा मेटल आयन की कंसंट्रेशन, तो क्या आया था, कॉपर आयन की सांद्रता। इसका मान ये आया है। इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, ये मान आया था इसके बराबर, माइनस लगा दिया है। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, जिंक के लिए। तो जिंक के लिए हमारे पास क्या आया था, Zn प्लस टू Zn माइनस 0.0591 बटे 2 log 1 बटा Zn प्लस 2 की सांद्रता, ये आया था हमारे पास। तो ये इक्वेशन नैनसार्ट समीकरण है कॉपर के लिए माइनस, और ये इक्वेशन जो आई है ये जिंक के लिए आई है। तो दोनों के मान हमने रख दिए हैं इसमें। तो ई सेल बराबर क्या आ जाता है, ई सुपरस्क्रिप्ट Cu प्लस टू Cu माइनस 0.0591 बटा 2 log 1 बटा Cu प्लस 2 की सांद्रता, माइनस, अब आ जाता है जिंक, कोष्टक को खोल देते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 0.0591 बटा 2 log 1 बटा जिंक आयन की सांद्रता। अब इसको हमने खोल के लिख दिया है। इसके बाद ई सेल बराबर, ये देखिए ये कैथोड और ये एनोड, तो इसके बराबर क्या आएगा, कॉपर किसका है, कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है माइनस जिंक का इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है। अब हमें पता है कि कैथोड माइनस एनोड, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाता है सेल विभव। लेकिन दोनों अगर सुपरस्क्रिप्ट में हैं, ये भी सुपरस्क्रिप्ट में है, ये भी सुपरस्क्रिप्ट में है, तो यहाँ ये भी किस में आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में। तो इसकी और इसकी जगह एक मान आ जाता है, वो आ जाता है ई सुपरस्क्रिप्ट सेल। अब ये और ये दोनों हट जाते हैं, माइनस 0.0591 बटा 2 log 1 बटा Cu प्लस 2 की कंसंट्रेशन। अब ये और ये तो अलग हो गए हैं, आगे क्या है, प्लस 0.0591 बटा 2 log 1 बटा Zn प्लस 2 की सांद्रता। तो इसके और इसकी जगह आपने ई सेल रख दिया है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है, ई सेल बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट सेल माइनस, इन दोनों में ये कॉमन आपको नजर आ रहा होगा, 0.0591 बटा 2। तो हमारे पास क्या रह जाता है, log 1 बटा Cu प्लस 2 की सांद्रता। पहले माइनस है, अंदर वाला प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, माइनस log 1 बटा Zn प्लस 2 की सांद्रता। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके,
अब यहां इसको मैं यहां कर देता हूं, ई सुपरस्क्रिप्ट सेल, ई सेल बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट सेल माइनस 0.0591/2 log। अब हमारे पास यह आ जाता है log m माइनस log n, log m माइनस log n एक फॉर्मूला है log का, log m बट्टा n। तो यहां log m बट्टा n करेंगे 1/cu+2 भाग 1/zn+2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Zn+2 की सांद्रता ऊपर आ जाएगी और Cu+2 की सांद्रता आ जाएगी नीचे, यानी log और 1/Cu+2 ये आएगा अपने पास। अब ये भाग कर देंगे 1/Zn+2 का, तो ये Zn+2 कहां चला जाएगा, गुणा होगा तब ये Zn+2 ऊपर चला जाएगा, तो मैंने इसको ऊपर लिख दिया है। तो हमारे पास ये डैनियल सेल के सेल विभव हेतु क्या आ जाती है, नैनसर्ट समीकरण आ जाती है। तो डैनियल सेल के सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण ये हमने लिखी है। अगर इसी समीकरण में अगर यहां सपोज करो प्लस आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस आ जाता है तो इस समीकरण को फिर ऐसे लिखा जाएगा 0.0591/2 log Cu+2 की सांद्रता बटे Zn+2 की सांद्रता। दोनों इक्वेशन सही है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। अगर माइनस है तो जिंक आयन कॉपर आयन आएगा, अगर प्लस है तो कॉपर आयन और जिंक आयन आएगा। तो इस प्रकार से ये डैनियल सेल की सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण है। धीरे धीरे इस वीडियो को आप देखना और फिर आप इसको अच्छे ढंग से समझना। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड मैंने आपको बताया है। ये इलेक्ट्रोड विभव की जो समीकरण है वो मैंने यहाँ पुट की है। उसके बाद मैंने ये कोष्टक हटाया है, ये आगे वाली समीकरण फिर इसमें जोड़ दी है। इसके बाद अभी समीकरण में माइनस फिर ये समीकरण, तो इसमें से ये और ये इसके बराबर मैंने लिख दिया है, ई सेल बराबर होगा। फिर इसके बाद इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये शेष रह जाता है। इसके बाद इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास डैनियल सेल की सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण आपने देखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारे पास डैनियल सेल की सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण आई। इसी प्रकार हम किसी भी सेल की सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण लिख सकते हैं। किसी भी सेल के सेल विभव हेतु हम नैनसर्ट समीकरण लिख सकते हैं। वो किस प्रकार से आएगी देखिए, सभी का एक ही बेस होगा, इसी प्रकार से लिखी जाएंगी जितने भी सेल हैं उन सभी के सेल विभव हेतु नैनसर्ट समीकरण। तो देखिए, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। Ni+2 लवण सेतु Ag+Ag, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोलर की। ओके, अब यहाँ क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं Ni+2 से, और Ag+ में क्या होगा देखिए, Ni+2 +2 इलेक्ट्रॉन। Ag+ में क्या होगा, Ag+ + 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag। तो ये हमने इधर ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर अपचयन हो रहा है, तो हम 2 समीकरण लिख चुके हैं। नीचे वाली समीकरण हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो Ni+2Ag+ इक्वल टू Ni+2 + 2Ag। हमारे पास हमने इस सेल आरेख से सेल समीकरण भी लिख ली है। सेल में एनोड पर होने वाले समीकरण लिखे, कैथोड पर होने वाले समीकरण लिखे, पूर्ण सेल अभिक्रिया हमने लिखी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो सेल आरेख है ना, इस सेल आरेख की सहायता से हम इस सेल के सेल विभव हेतु भी नैनसर्ट समीकरण लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, ई सेल बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट सेल माइनस 0.0591, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, n का मान 2 आ जाएगा। लोग ऊपर इसमें क्या आया था, जिंक, और जिंक ऑक्सीकरण हो रहा था वो आया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, निकेल आयन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऊपर और जिसका रिडक्शन होता है वो नीचे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये है कि Ag के साथ यहाँ इक्वेशन में 2 लगा हुआ है, तो
तो आप साम्य स्थिरांक लिखते हैं तो जो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक होता है वो कहाँ चला जाता है, घात में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये इसके नैनस्टेड समीकरण आ जाती है। जैसे आपने लिखा होगा N2 + 3H2 = 2NH3, तो इसके लिए आप Kc या K बराबर लेते हो तो आप क्या लिखते हो, उत्पाद की कंसंट्रेशन आप इसको कहाँ ले जाते हो, ऊपर ले जाते हो, घात के रूप में लगाते हो स्टैक्योमेट्रिक गुणांक को। तो N2 फिर H2 फिर यहाँ भी स्टैक्योमेट्रिक गुणांक 3 है, इसको भी कहाँ लगाते हो, घात में। इसी प्रकार से यहाँ जो 2 लगा हुआ है ना, पहले वो 2 मैंने यहाँ घात में लगा दिया है। तो इस प्रकार से इस सेल के लिए ये क्या आई है, नैनस्टेड इक्वेशन। हम किसी भी सेल के सेल विभव हेतु नैनस्टेड समीकरण को आसानी से लिख सकते हैं, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, हमें ये देखने हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसमें ऑक्सीकरण किसका होता है और अपचयन किसका होता है, ये हम वहां देखते हैं। और देखिए जैसे Mg+2 लवण सेतु के बाद आयन Ag+H, इसके लिए भी हम नैनस्टेड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। ई सेल बराबर ई सुपरस्क्रिप्ट सेल -0.0591, 2 ट्रांसफर हो रहे हैं और यहां भी 2 लिए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है रिएक्शन 2 से 2 लोग। अब ऊपर क्या आया है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का, तो ये ऊपर आ जाएगा। Mg+2 की कंसंट्रेशन, अपचयन जिसका होता है वो आता है नीचे, और Ag के साथ यहाँ पर यहाँ क्या लगा देंगे 2। तो ये इस सेल आरेख से हमने क्या लिख दी है, सेल की जो है सेल विभव की नैनस्टेड समीकरण। तो हम किसी भी सेल आरेख से उस सेल के सेल विभव के लिए नैनस्टेड इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने नैनस्टेड समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल मैं आपको इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, लेकिन न्यूमेरिकल आप तभी कर पाओगे जब आपको लोग के बारे में कुछ जानकारी होगी। तो कुछ सामान्य जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। देखिए, लोग के कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। एक होता है log m गुणा n, इसके बराबर होता है log m प्लस log n। ये आप जानकारी अगर रखोगे तो ही आप कर पाओगे उन न्यूमेरिकल्स को। अगर आपको log के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, वो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। इसके अलावा देखिए, एक होता है आपका, ये मैंने आपको बताया है कि 2.303 log k के बराबर होता है। यानी एक तो बेस e होती है, ln बराबर होता है log e, और यहाँ जो लिखा गया है ये log 10 है, बेस 10। यानी आधार e होता है और एक बेस 10 होता है, साधारण लघुगुणक का बेस 10 होता है। इसके अलावा अगर आपके पास log 2 का मान आए बेस 10 वाला, तो इसका मान 0.3010 होता है। इसी प्रकार log 3 का मान पूछा जाए तो 0.4771 होता है। कहने का मतलब आपको log के मान भी पता होने चाहिए। log 2 और log 3, अगर आपको log 8 का मान ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि log 8 का मान, log 4 का मान, तो log 4 का मान को मैं क्या लिख सकता हूं, log 2 की घात 2 बराबर log m की घात n आ गया, n log m हो जाएगा, तो 2 log 2। अब आपके पास log 2 गुणा log 2 का मान 0.3010 है, तो ये मान हो जाता है 6020। तो इस प्रकार से आप log, अगर आपके पास log 9 का मान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 log 3। 2 log 3 का मान कितना होता है 0.4771, गुणा कर दोगे तो log 9 का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये log की कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको दी है। आप और भी जो log के मान जो दिए गए हैं, वो log के मान एक टेबल होती है, बुक में दी गई है वो टेबल। उस टेबल में आप पीछे log के मान किस प्रकार से टेबल में देखते हैं, उसके भी आप जानकारी प्राप्त करो कि हम log की टेबल यदि आपको दे दी जाए
तो आप उसमें से किस प्रकार से log के मान देख पाओगे। तो इस प्रकार से अगर ये कंसेप्ट आपका log का क्लियर हो जाएगा तो हम नैनसेट इक्वेशन से जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको हम सोल्व आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नैनसेट इक्वेशन में log का थोड़ा सा फंडा आ जाता है और log के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, log से रिलेटेड अगर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है आप उसका समाधान कर लीजिए। आपके नजदीकी अगर कोई मैथमेटिक्स के टीचर हैं आप उनसे थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए, या आपके कोई दोस्त हैं आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। log के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इनके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो आपको मैं 1 दिन का समय दे रहा हूं, वीडियो देखने के बाद जरूर आप log के बारे में चर्चा करें, log के बारे में समझें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा यानी कल आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें नैनसेट इक्वेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो ही करवाए जाएंगे। धन्यवाद।